तो आइए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश का मूड क्या है आपको बताते हैं। उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर जहां उपचुनाव हुए हैं विधानसभा की, वहां टीएमसी आगे चल रही है। उधर राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। असम की 5 विधानसभा सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से आरजेडी आगे चल रही है। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा की पंधना सीट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से बीजेपी आगे चल रही है और एमपी के बुरहानपुर सीट से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। एक और सीट है जोबट मध्य प्रदेश की, यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा की सीट है, 3 विधानसभा की सीट है। 3 विधानसभा की सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और कांग्रेस पार्टी जिस सीट पर आगे चल रही है मध्य प्रदेश में, आपको बता दें एमपी के खंडवा की परधना सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की सीट से और जोबट सीट से बीजेपी आगे चल रही है। और 1 लोकसभा की सीट है मध्य प्रदेश की जिस पर उपचुनाव हुए हैं, वहां बीजेपी आगे चल रही है। तो 30 तारीख को 30 अक्टूबर को 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे, जिस पर आज नतीजे आ रहे हैं। अभी ये शुरुआती दौर है, तो रुझान है कहां कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। रजनीश सिन्हा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा पटना से, उनका रुख करेंगे। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले मैं रजनीश सिन्हा आपका रुख करना चाहती हूँ। बिहार की सीटों पर नजर इसलिए बनी हुई थी क्योंकि दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक गठबंधन की पार्टी जेडीयू और बीजेपी, और दूसरा आरजेडी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी। रजनीश, इस वक्त की क्या स्थिति है? ज्योति, देखिए बहुत ही दिलचस्प चुनाव है बिहार का। इस वक्त जो 2 सीटों पर चुनाव हो रही है, एक सीट पर आरजेडी आगे, दूसरी सीट पर तारापुर की सीट पर 1100 के आसपास वोट से जेडीयू आगे है, 700 के वोट से आगे आरजेडी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर। घर के बाहर सन्नाटा है, अंदर लालू यादव बैठे हैं। थोड़ी देर पहले गेट पर वो आए थे और उन्होंने बस इतना कहा था कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। और देखिए चुनाव की तपिश इतनी ज़्यादा है कि तेजस्वी यादव दरभंगा में कैंप कर रहे हैं बाकायदा। काउंटिंग सेंटर से खुद कुछ दूर पे वो बैठे हुए हैं एक ऑफिस बनाकर, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। तारापुर में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भेजा हुआ है। तो बिहार में इस बार लालू यादव की रिटर्न आने से उसके बाद बिहार की तपिश बढ़ गई है। और इस 2 सीट पर जीत पर कई लोगों की जो पूरी चुनावी दांव है वो साख पर है। आप देखिए ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ज्योति, और उसके बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है। तो उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि दोनों सीट वो जिताकर अपनी पार्टी को लाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों जेडीयू की सीट थी और जेडीयू के दोनों विधायक थे जिनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो ये बड़ी चुनौती होगी ललन सिंह के सामने। बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ देर बाद ये जो पीछे आपके गेट है वहां से लालू प्रसाद यादव आए थे और जीत का उन्होंने दावा किया। चुनाव नतीजे पर लालू यादव का बयान आया, बिहार की 2 सीटें हम जीतेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा बिहार की 2 सीटों पर एनडीए की हार होगी। आपको बता दें कि 2 सीटें है तारापुर और ये दरभंगा की 1 सीट है जगदलपुर, वहां पर जो है वो आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। लालू यादव ने क्या कहा, सुनिए जरा। जी गिनती हो रही है, आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। जी जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। तो बहुत जमकर प्रचार हुआ था। रजनीश सिन्हा लगातार बने हुए हैं। रजनीश, बहुत छोटे में आंसर चाहूंगी, बहुत जमकर प्रचार हुआ था इन दोनों सीटों पर, आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। लालू के आने के बाद क्या कुछ बदला है? जी देखिए, ये तो तय है कि लालू प्रसाद यादव की वापसी के बाद से आरजेडी के जो कार्यकर्ता और समर्थक थे वो उत्साहित हुए हैं। वो वोट में कितना तब्दील हो पाता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आज दोपहर के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने की उम्मीद है, क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलता है और जेडीयू हो या आरजेडी हो, दोनों एक नया परसेप्शन बिहार में वोटर्स के बीच में बनाना चाहती है ज्योति जी। ठीक है, मैं अब लाल सिंह फौजदार का रुख करती हूँ। राजस्थान में क्या हाल है लाल सिंह, जरा बताइए, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत आला कमान को बता देना चाहते हैं कि देखिए, अब जो जीत दर्ज करके बता देना चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व है। वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई लगातार चल रही है, उसमें आगे बढ़ने के लिए ये जीत जरूरी है अशोक गहलोत के लिए। क्या स्थिति है अभी? हाँ देखिए ज्योति, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि कहने को ये 2 उपचुनाव हैं, 2 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हो रहे हैं, दारियावाद और वल्लभ नगर में।
लेकिन आपने सटीक बात की है, चूँकि ये अशोक गहलोत के लिए काफ़ी मायने रखते हैं चुनाव, चूँकि वो लगातार आलाकमान को कह रहे हैं कि मेरा जो यहाँ काम है वो बेहतर काम है, जनता मुझसे संतुष्ट है, लिहाजा मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की बात हो या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात हो, वो मेरे हिसाब से होने चाहिए। खैर, लेकिन फिलहाल ज्योति, हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। फिलहाल दोनों ही सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। और जहाँ तक वल्लभ नगर की बात है तो वल्लभ नगर में तो कांग्रेस पहले नंबर पर है, बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। वहाँ पर कांग्रेस और आरएलपी के उदयलाल डांगी में टक्कर है। प्रीति सख्तावत वहाँ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच ज्योति, एक बात और है, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें जो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है उसकी वजह उसके अपने ही लोग हैं। क्योंकि वल्लभ नगर में जिस तरह घमासान हुआ, रणदीप सिंह बिंडर को टिकट नहीं देने पर गुलाब चंद कटारिया अड़े रहे और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ एक बात और है ज्योति, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा तय किया कि जितनी भी हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर उन्होंने परिवारवाद को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और यही वजह है कि दारियाबाद, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा लाल सिंह, नजर बनाए रखिएगा। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइए, हरियाणा की जो एक सीट है वहां पर कहा जा रहा है कि अभी चौटाला भी आगे चल रहे हैं, क्या स्थिति अभी? बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से हरियाणा की बात करें तो ऐलानाबाद में जो है विधानसभा का ये चुनाव होने जा रहा है और जो अभय चौटाला है उन्होंने 3 कृषि कानून जब लागू किए थे तो उसकी विरोध में कहीं ना कहीं उन्होंने ये इस्तीफा दिया था और अब एक बार फिर वो मैदान में है। और जिस तरह से परंपरागत सीट जो है वो कहीं ना कहीं इनेलो की ये मानी जाती है और अभय चौटाला जो है वो वहीं से विधायक थे तो अभी भी वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में भी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और 1 लोकसभा पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा है वो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई जो है वो कांग्रेस और भाजपा के लिए है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मंडी से आते हैं और मंडी जो है विधानसभा लोकसभा का क्षेत्र है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र, जिनकी जो धर्मपत्नी है वो चुनावी मैदान में है। तो अब देखना होगा कि अगले साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और कौन पार्टी जो है वो लीड करती है, क्योंकि यही चुनाव जो है आगे का रास्ता तय करेगा कि 2023 में जब चुनाव होंगे तो कौन कांग्रेस या भाजपा जो है वो जो है जीत दर्ज करेगी। तो कहीं ना कहीं मुकाबला है वो बहुत ज्यादा अहम है। और उसके अलावा 3 विधानसभा की सीटें नजर बना रखिएगा। तापस सेन गुप्ता का कोलकाता का मैं रुख करती हूँ। तापस, चारों सीटों पर इस वक्त टीएमसी आगे? जी देखिए, चारों सीटों पर टीएमसी इस समय बढ़त बनाई हुई है और काफ़ी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर दिनहाटा की बात की जाए तो जो तृणमूल बीजेपी के एक समय पर गढ़ माना जाता था, पिछले चुनाव में बीजेपी वहाँ से जीत दर्ज किया था, वहाँ से तकरीबन 46,000 वोटों से लीड कर रहे उदयन गुह। और एक और जीती हुई सीट जो बीजेपी की रही है वो शांतिपुर, वहाँ से भी भारी मात्रा में लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस। 4 सीटों में ही तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है। हालांकि जो बाई इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर नतीजे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, लेकिन जो सत्ताधार पार्टी होता है उनके फेवर में ही अमूमन फैसला जाता है, वही देखने को मिल रहा है। ये उम्मीद जताया जा रहा है कि अगले 1-1.5 घंटे में पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होनी है। और इस बीच में, इस लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं सीपीएम का लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि खौरदा से जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शोभनदेव चैटर्जी तकरीबन 12,000 वोटों से इस समय आगे हैं, वहां दूसरे नंबर पर सीपीएम है तकरीबन 2,500 भोपाल का रुख करना चाहती हूँ। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए सीधे भोपाल से। जितेंद्र, जरा बताइए, जमकर प्रचार हुआ, 20 जनसभाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। हालांकि इस जीत हार का कोई असर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पड़ेगा नहीं, लेकिन ये उनकी साख का सवाल जरूर बन गया है। एक विधानसभा सीट से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 2 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। अभी की क्या स्थिति है? देखिए, खंडवा लोकसभा को यदि ले तो खंडवा लोकसभा में तो बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। 10,000 से ऊपर वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और 3 विधानसभा के चुनाव है, उसमें रेगांव में कांग्रेस अभी आगे हुई है, लेकिन पृथ्वीपुर में और जोबट में दोनों में भाजपा आगे चल रही है। और उसमें जोबट में तो भाजपा करीब 2,000 मतों से आगे है, तो स्वाभाविक रूप से काफी आगे हो गई है और ये सीट भाजपा कांग्रेस से छीन रही है। वही हम रेगांव की बात करें तो वहां पर भाजपा के कब्जे में ये सीट रहा करती थी, लेकिन इस बार अभी कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि यहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला है, क्योंकि शुरुआती 2 राउंड में यहाँ पर भाजपा आगे थी और अब तीसरे राउंड में कांग्रेस आगे हो गई है। वही यदि पृथ्वीपुर की बात करें तो पहले राउंड में भाजपा आगे थी और अभी दूसरे राउंड में भाजपा की लीड कम हुई है, लेकिन भाजपा भी अपनी लीड को बनाए रखे हुए है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर 3 में भाजपा और 1 में कांग्रेस आगे चल रही है। रजनीश लगातार हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। रजनीश, बिहार की 2 विधानसभा सीटें जिस पर जमकर प्रचार हुआ और इसीलिए नजर बनी हुई है कि वर्चस्व किसका है। जेडीयू अपना वर्चस्व साबित करना चाहती है और लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है और लालू यादव के आने के बाद समीकरण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की स्थिति जरा बताइए।
ज्योति देखिए, बिल्कुल साफ सीढ़ी का खेल चल रहा है इन दो सीटों पर। कुशेश्वर स्थान सीट पर जहां आरजेडी अभी तक आगे चल रही थी, वहां जेडीयू आगे चली गई, और तारापुर की सीट पर, मुंगेर की जो तारापुर की सीट है, वहां जहां जेडीयू आगे चली थी, वहां आरजेडी आगे चल रही है। तो ये 1000, 700, 800 का डिफरेंस आ रहा है। सेकंड थर्ड राउंड की अभी गिनती चल रही है, और ये जो गिनती है ये अभी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे राउंड 10, राउंड 12 में हम लोग पहुंचेंगे तब पता चलेगा। और जैसा मैंने बताया ज्योति आपको कि ये सबके अस्तित्व का सवाल है। लालू यादव की वापसी के बाद कितना असर पड़ा। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे दरभंगा की, एक जो विधानसभा की सीट है वहां पर अब जेडीयू आगे चल रही है, और जो तारापुर की सीट है वहां पर आरजेडी आगे हो गई है। ये अभी का अपडेट हमें रजनीश सिन्हा ने बताया। तापस सेन गुप्ता के पास चलती हूँ। तापस, कोलकाता में ये जो 4 विधानसभा की सीटें, यहाँ तो कुछ नहीं बदलने वाला, लगता नहीं ऐसा। जी देखिए, 2 सीटों में बीजेपी जीत दर्ज की थी पिछले चुनाव में। वो 2 सीटें भी बीजेपी हारती नजर आ रही है इस समय, खासकर शांतिपुर और दिनहाटा। और दिनहाटा खासकर उत्तर बंगाल से काफ़ी पकड़ वाला सीट माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है उत्तर बंगाल में। लेकिन वहाँ उदयन गुह रिकॉर्ड वोटों से, तकरीबन 50,000 वोटों से इस समय लीड कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि उनका 1 लाख का मार्जिन है, शायद वो नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि कि ये सीटें क्यों उनसे ये 2 जीती हुई सीटें क्यों उनके हाथ से बाहर निकल गई। इसका एक मूल कारण हो सकता है कि बीजेपी के अंदरूनी जो समस्या है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया है कि एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, जिसका एक परसेप्शन पॉलिटिक्स होता है, उसका एक बहुत गलत प्रभाव आम लोगों पर पड़ा है। अभी जो चित्र देखने को मिल रहा है, अगले 1-1.5 घंटे में पूरी तरह से ट्रेंड समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि चारों सीट में ही टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। विशाल ठाकुर कार्यकर्ती चंडीगढ़ में मौजूद है। विशाल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की जो एक एलनाबाद की सीट है उस पर नजर बनाए हुए हैं। विशाल, जरा बताइए, एलनाबाद की सीट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां से खट्टर सरकार को एक संदेश जाएगा कि देखिए, किसान आंदोलन की वजह से आपको क्या कुछ गंवाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, वो वहां पर खड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ और जो जेजेपी के जो उम्मीदवार है वो लगातार जीत का दावा पेश कर रहे थे। क्या स्थिति है हिमाचल में भी? बिल्कुल ज्योति, अगर पहले हरियाणा की यहाँ पर बात कर लें तो जिस तरह से जो एलानाबाद सीट है, कहीं ना कहीं जो इनेलो है उसके लिए बहुत बड़ी ये सीट है, और जीत जो है दर्ज करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, और वो कहीं ना कहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर ये इस्तीफा दिया था। अब जिस तरह से जजपा और भाजपा जो है वो एक साथ होकर जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव को लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं साख तो दाव पर लगी है। जजपा और भाजपा की सरकार उनकी है, और जिस तरह से इनेलो हो या फिर कांग्रेस, वो ये उनको घेरते हुए इस तरह से भी नजर आ रही थी कि जल्दी से हिमाचल का वक्त नहीं है, उसका भी नतीजा जो है इस चुनावों में देखने को मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हिमाचल की यहाँ पर बात करें तो हिमाचल में जो जुब्बल कोटखाई जो सीट है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो वहाँ पर नेता थे, जब उनका देहांत हो जाता तो उनके जो पुत्र हैं वो अपडेट हम आगे लेंगे, विशाल। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं उपचुनाव पर, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है।